नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सीनियर सेकेंडरी का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। उसकी लास्ट 4 क्लासेस हो चुकी हैं। पिछली क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस और उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज कि दो मैट्रिक्स का गुना कब डिफाइन होता है, गुना कैसे किया जाता है, गुना करने पर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, वो सारी उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह भी हमने डिस्कस की थी। आज हम उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, 12वां क्वेश्चन है पेज नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 32। प्रश्न है कि x मैट्रिक्स में जो पंक्तियां हैं वो हैं a प्लस b, पंक्तियों की संख्या a प्लस b है और स्तंभ की जो संख्या है x मैट्रिक्स के अंदर वो है a प्लस 2। एक मैट्रिक्स है y और y में जो पंक्तियों की संख्या आपको दे रखी है, पंक्तियों की संख्या आपको दे रखी है b प्लस 1 और स्तंभ की जो संख्या आपको दे रखी है वो दे रखी है a प्लस 3। और सवाल में दिया गया है कि x इंटू वाई और y इंटू एक्स दोनों कब परिभाषित होंगे। अगर x इंटू वाई और y इंटू एक्स दोनों विद्यमान हैं, दोनों परिभाषित हैं, तो a और b के मान क्या हैं। पहला ऑप्शन है a का मान 3, b का मान 2, दूसरा ऑप्शन है a का मान 2, b का मान 3, तीसरा ऑप्शन है a का मान 2, b का मान 4 और चौथा ऑप्शन है a का मान 4 और b का मान 3। तो लास्ट क्लास में जब हम पढ़ रहे थे तो x इंटू वाई और y इंटू एक्स, a का b के साथ गुना और b का a के साथ गुना कब डिफाइन होता है। तो आपको बताया गया था a इंटू बी और b इंटू a अगर दोनों डिफाइंड हैं तो कब होता है, जब a का ऑर्डर अगर m इंटू n हो तो b का ऑर्डर क्या होना चाहिए, n इंटू m। तब a इंटू बी आएगा m इंटू m ऑर्डर का और b इंटू a आएगा n इंटू n ऑर्डर का, लेकिन दोनों डिफाइंड होंगे। यानी कि अगर ये 2 गुना 3 है तो ये 3 गुना 2 होना चाहिए, ये 4 गुना 5 है तो ये 5 गुना 4 होना चाहिए। यानी कि ये a प्लस बी गुना a प्लस 2 है तो ये क्या होना चाहिए, a प्लस 2 गुना a प्लस बी। यानी कि इसका जो स्तंभ की संख्या है वो इसकी पंक्तियों की संख्या के इक्वल होनी चाहिए और इसके जो स्तंभ की संख्या पंक्तियों की संख्या है वो इसके स्तंभ की संख्या के इक्वल होना चाहिए। यानी कि x इंटू वाई और y इंटू एक्स कब डिफाइंड होगा, यदि x में पंक्तियों की संख्या y के अंदर स्तंभ की संख्या के इक्वल हो और x के स्तंभ की संख्या y की पंक्तियों की संख्या के इक्वल हो। तो इसको अगर मैं हल करता हूं तो यहां से आता है b का मान 3 आता है और क्योंकि b का मान 3 है तो फिर a का मान कितना आता है, 2। यानी a का मान 2 होना चाहिए और b का मान 3 होना चाहिए। ये ऑप्शन सही है। तो x गुना y और y गुना x कब परिभाषित होंगे, यदि x का क्रम 3 गुना 4 है तो y का क्रम 4 गुना 3 होना चाहिए। इस चीज का यूज किया, ये इसके इक्वल होना चाहिए और ये इसके इक्वल होना चाहिए। तो यहां से हम a और b का मान ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 पेज नंबर 33। 33 नंबर पेज पर क्वेश्चन संख्या 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मैट्रिक्स ए आई जी, ऑर्डर हमें दे रखा है 2 गुना 3, बी मैट्रिक्स बी आई जे, ऑर्डर हमें दे रखा है p इंटू क्यू, सी मैट्रिक्स सी आई जे, ऑर्डर हमें दे रखा है 2 गुना 3 और वो कहता है कि a इंटू बी इक्वल है c के, a इंटू बी इक्वल है c के। तो p और q का मान क्रमशः क्या होगा। और हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 2 और 3, दूसरा है 3 और 2, तीसरा है 2 और 2 और चौथा है 3 और 3।
तो ए को बी के साथ गुना किया जा सकता है और गुना करने पर जो मैट्रिक्स आती है वो सी आती है। तो लास्ट क्लास में आपको बताया था कि ए को बी के साथ गुना कब किया जा सकता है, अगर ए के अंदर जितने कॉलम हैं बी के अंदर उतनी पंक्तियां होनी चाहिए, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, यानी कि P का मान कितना होना चाहिए 3। और A को B के साथ गुना करने पर जो मैट्रिक्स आती है जिसे हमें C लिखा गया है, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए 2 गुना क्यू, 2 गुना क्यू होना चाहिए। और हमें C का क्रम क्या दे रखा है 2 गुना 3, तो इससे क्या पता चलता है क्यू का मान कितना होना चाहिए 3। तो P का मान भी 3 होना चाहिए और Q का मान भी 3 होना चाहिए, यानी कि सही आंसर हमारे पास है 3,3। तो ये लास्ट क्लास में आपको बताया था कि A को B के साथ गुना कब किया जा सकता है और गुना करने के बाद जो मैट्रिक्स आती है उसका ऑर्डर क्या होता है। इसी से संबंधित एक और सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 15 है पेज नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 9। हमें क्वेश्चन दे रखा है कि एक मैट्रिक्स A है 1 2 0 0 1 1। एक मैट्रिक्स B है 1 2 0 1 1 0। एक मैट्रिक्स C है 0 1 2 1 0 1। और हमें बताना है कि अगर A इंटू बी इंटू सी तीनों का जो प्रोडक्ट है इक्वल टू हमने लिखा है dij और उसका क्रम है P इंटू क्यू, तो निम्न में से कौन सा कथन गलत कथन है, जो गलत है वो बताना है। 4 ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है कि P का मान 3 होगा, Q का मान 2 होगा। दूसरा ऑप्शन हमें दे रखा है कि P का मान 2 होगा, Q का मान 3 होगा। तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है D12 इक्वल टू 1 होगा और चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है D2 इक्वल टू 3 होगा। इसमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन गलत है। सबसे पहला कथन चेक करते हैं, क्या P का मान और Q का मान कितना होगा। तो A को B के साथ गुना करें, B को C के साथ इंटू B को C के साथ गुना करें, तो किस क्रम की हमारे पास मैट्रिक्स प्राप्त होगी। सबसे पहले इस कथन को चेक करते हैं। A का क्रम क्या है, A का क्रम है 2 गुना 3, 2 पंक्तियां हैं 3 कॉलम है। B का क्रम क्या है 3 गुना 2, 3 पंक्तियां हैं 2 कॉलम है। C का क्रम क्या है 2 गुना 3, 2 पंक्तियां हैं 3 कॉलम है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, चाहे पहले इसका गुना कर दो चाहे पहले इसका गुना कर दीजिए। जैसे आपने मान लो इसका गुना किया तो हमारे पास कौन से क्रम की मैट्रिक्स आएगी A इंटू बी, 3 और 3 सेम है तो 2 गुना 2 की आएगी। फिर आप इसका गुना कर दीजिए 2 गुना 3, तो ये 2 और 2 सेम है तो हमारे पास आंसर आएगा 2 गुना 3, 2 गुना 3। तो P का मान 2 होना चाहिए और Q का मान 3 होना चाहिए। ठीक है, तो P का मान 2 और Q का मान 3, यानी कि ये सही है। तो नो डाउट पहला कथन ही गलत है, पहला कथन ही गलत है। P का मान 3 और Q का मान 2 नहीं होगा। फिर भी आप इसी तरह जैसे ये चेक करना हो कि D12 क्या होगा, D12 का मान कितना आएगा, तो वो देखते हैं। D12, तो D12 के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको पूरी मैट्रिक्स ना ज्ञात करके कोई एक एलिमेंट ज्ञात करना है D12, तो इसका मतलब हमें A की कौन सी पंक्ति लेनी है, पहली पंक्ति, और C का कौन सा कॉलम लेना है, दूसरा कॉलम। तो A की पहली पंक्ति लेनी है, C का दूसरा कॉलम लेना है, लेकिन जो D12 है वो कहां से आया, A इंटू बी इंटू C से आया। इसका मतलब D12 अगर आपको ज्ञात करना है तो शॉर्ट में हम यूं ले सकते हैं 1 2 0, इससे हमें कोई मतलब नहीं है।
बी मैट्रिक्स पूरी मैट्रिक्स हमें लिखनी पड़ेगी 1 0 1 2 1 0, और सी का हमें सिर्फ दूसरे कॉलम से मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, 1 0। तो किस तरीके से करेंगे, इसका गुना करेंगे इसके साथ, तो इसका गुना जब इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा 1 0 0, यहाँ आएगा 1। इसका गुना इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा 2 2 और 0, मतलब कितना आएगा 4, 1 to 4 आएगा। इसका गुना इसके साथ करेंगे तो 1 आएगा 0 आएगा 0 आएगा, तो 1 बच गया। इसका गुना 2 आएगा, फिर 2 आएगा, 2 और 2 4 0 आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम लेंगे, इस कॉलम से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इस कॉलम से मतलब है, तो इसका गुना हम इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा 1 into 1 plus 4 into 0, यानी कि 1 आएगा, तो D 1 2 यहाँ पर है। इससे बाकी समय को मतलब नहीं है। तो वैसे ये कथन सही था। तो इस प्रकार से हमें वैसे पता चल चुका था कि पहला कथन ही गलत है, यहाँ पर शायद D22 या D21 इस तरह से होगा, मिसप्रिंट है यहाँ पर। तो इस प्रकार से हमको एक एलिमेंट भी ज्ञात कर सकते हैं, और वैसे हमें ये पता नहीं कौन सा कथन गलत है, तो ये कथन सही है और ये कथन हमारा गलत है। अब इसी प्रकार से एक एलिमेंट ज्ञात करने वाला जो क्वेश्चन होता है, इस पर हमारे पास और भी क्वेश्चंस हैं, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 86, पेज नंबर 14। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 86, पेज नंबर 14 पर एक सवाल है। क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर 86, सॉरी क्वेश्चन नंबर 86, पेज नंबर 14। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक मैट्रिक्स हमें दे रखी है, वो तीन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, 1 2 3 2 3 4 3 4 5 इंटू -1 -2 -2 0 0 -4 इंटू -4 -5 -6 0 0 1, और इसमें से हमें एलिमेंट बताना है A22। A22 एलिमेंट किसके इक्वल होगा, और हमारे पास ऑप्शन है 20 माइनस का 20 40 और माइनस का 40। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था और लास्ट वीडियो क्लास में भी आपको बताया था कि अगर हमको एक एलिमेंट ज्ञात करना है 2 2, तो इसका मतलब पहली मैट्रिक्स की दूसरी पंक्ति और लास्ट वाली मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम, इसका यूज करना है। तो A22 कैसे ज्ञात करेंगे हम, इक्वल टू पहली पंक्ति का कोई यूज नहीं है, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति का कोई यूज नहीं है, फिर बीच वाली मैट्रिक्स देखेंगे हम, और लास्ट जो मैट्रिक्स है इसका भी हम कौन सा कॉलम देखेंगे, सिर्फ दूसरे वाला कॉलम, ये पर। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसका गुना जब इसके साथ करेंगे तो दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, तो कितना आ जाएगा -2 -6 और 0, -2 -6 और 0, यानी कि -8 आ जाएगा। फिर इसका गुना इसके साथ करेंगे तो -4 आएगा, 0 आएगा और -16 आएगा, तो -20 बन जाएगा ये। अब जब इसका गुना इसके साथ करेंगे तो ठीक हमें सिर्फ ये कॉलम लेना है, इसका कोई यूज नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है, एंड सो ऑन। तो जब हम इसका गुना इसके साथ करेंगे तो ये कितना आएगा, प्लस का 40 और ये आएगा 0, तो 40 प्लस 0 आंसर आएगा 40। ये मैट्रिक्स नहीं है, एक एलिमेंट की बात हो रही है, तो इसका सही आंसर होगा 40। इसी प्रकार की क्वेश्चंस को करने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 36, पेज नंबर है 34। 34 नंबर पेज पर 36वां सवाल 2 बार लिखा गया है, तो जो क्वेश्चन नीचे लिखा गया 36वां, उसके बारे में हम बात करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 36 है, पेज नंबर है 34।
हाँ जी, ए मैट्रिक्स आपको दे रखी थी। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 0 1 0 2 0 2 0 3 0 4 0 4। बी मैट्रिक्स आपको दे रखी है 5 6 -3 2 -1 0। और सी मैट्रिक्स आपको दे रखी है 1 2 3 4 5 -5 2 -4 और -1 और -2। और आपको बता रखा है कि डी मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है ए इंटू बी इंटू सी के। और मैट्रिक्स डी के अंदर आपको एक एलिमेंट बताना है D34। और ऑप्शन हमारे पास है 1 0 12 एंड -42। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। जैसा हम लास्ट के 2 क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपको सिर्फ एक एलिमेंट बताना है 3 4, तो इस पहली मैट्रिक्स का तीसरी पंक्ति और लास्ट वाली मैट्रिक्स का चौथा कॉलम और बीच वाली मैट्रिक्स पूरी आएगी। तो अगर आप सिर्फ D3 फॉर एलिमेंट ज्ञात करना चाहते हैं तो पहली ए मैट्रिक्स की तीसरी पंक्ति यानी कि 0 3 0 से हमें मतलब है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं। यहाँ पर बी मैट्रिक्स कंप्लीट आएगी 5 6 -3 2 -1 0। और सी मैट्रिक्स में हमें कौन सा कॉलम लेना है, फोर्थ कॉलम। तो फोर्थ कॉलम हमारे पास क्या है 2 और -4। इस पहले दूसरे तीसरे और पांचवें कॉलम से कोई मतलब नहीं। किस तरह से सॉल्व करेंगे, तीसरी पंक्ति को हम इसके साथ गुना करते हैं, हमारे पास क्या आता है 0 -9 और 0, तो -9 आ जाएगा। इसका गुना इसके साथ करेंगे तो 0 6 आ जाएगा। और फिर हम इसके साथ गुना करते हैं 2 और -4 के साथ, तो ये आ जाता है -18 और -24 यानी कि -42, जैसा कि हमने लास्ट क्लासेस के अंदर आपको बताया था। उसी तरह से ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा -42। इसी प्रकार इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन संख्या 38। 38वां सवाल है, उसमें भी आपको 3 4 एलिमेंट ही बताना है। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैट्रिक्स को चेंज किया गया है। पहली जो मैट्रिक्स है उसके अंदर इसको सेम रखा गया है और इस मैट्रिक्स को नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया है, क्वेश्चन नंबर है 38 और पेज नंबर 34 पर ही है। उसमें क्या किया गया है, यही क्वेश्चन था, D34 ही आपको बताना था, लेकिन यहाँ पर चेंज किया गया। क्योंकि जैसे अब हम देखें, अगर D34 बताना है तो हमें ये चाहिए और ये चाहिए। अगर ये वाली पंक्ति और ये वाला कॉलम अगर सेम है और बीच वाली मैट्रिक्स अगर सेम है, तो फिर यहाँ इस पंक्ति को चेंज करने पर या इस पंक्ति को चेंज करने पर या इसको चेंज करने पर या इन कॉलम को चेंज करने पर ये वाला एलिमेंट चेंज नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 में क्या किया गया है, थोड़ा मैट्रिक्स को चेंज किया गया, लेकिन इस पंक्ति को और बीच वाली मैट्रिक्स को और इस कॉलम को चेंज नहीं किया गया, इसलिए D34 उसका भी कितना आ रहा है, -42 ही आएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व कर दीजिए। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो कल आपको बताया था, लास्ट क्लास में जो आपको बताया था, उससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 77, पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 पर क्वेश्चन नंबर है 77। इफ यदि a अल्फा इक्वल टू कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, हमें बताना है a अल्फा इंटू a बीटा किसके इक्वल होता है।
और ऑप्शन हमारे पास है ए अल्फा इंटू बीटा, ए अल्फा प्लस बीटा, ए अल्फा माइनस बीटा और इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, मैट्रिक्स प्रोडक्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन है और जो मैट्रिक्स आपके सामने दे रखी है ए अल्फा इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ये एक बहुत ही यूजफुल मैट्रिक्स है। आगे जाकर हम देखेंगे ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, लाम्बिक मैट्रिक्स है और उसको हम और डिटेल में बहुत सारी प्रॉपर्टीज की पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल जो इस समय जो पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ए अल्फा इंटू ए बीटा किसके इक्वल है। देखिए ए अल्फा इंटू ए बीटा इक्वल टू कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ये ए अल्फा की वैल्यू है, इनटू ए बीटा, तो अल्फा की जगह पर बीटा रख दें तो कोस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा कोस बीटा। इसका गुना करते हैं तो पहली पंक्ति पहला कॉलम तो क्या हमारे पास आएगा कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। पहली पंक्ति दूसरा कॉलम हमारे पास क्या आएगा कोस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कोस बीटा। दूसरी पंक्ति पहला कॉलम हमारे पास क्या आएगा माइनस साइन अल्फा कोस बीटा माइनस, इसका हम इसके साथ करेंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा कोस अल्फा साइन बीटा, और फिर इसका गुना इसके साथ करेंगे तो माइनस का साइन अल्फा साइन बीटा प्लस का कोस अल्फा कोस बीटा। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से याद होंगे। ये जो फॉर्मूला है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी का। ये जो फॉर्मूला है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले दिया जाए तो ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी का, यानी कि माइनस कॉमन लेने के बाद ये फॉर्मूला बनता है साइन अल्फा प्लस बीटा का। और इसी प्रकार अगर ये फॉर्मूले की बात की जाए तो ये बनता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी का। अब अगर हम इसके साथ तुलना करते हैं तो अल्फा, अगर ए अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पर अल्फा है तो यहाँ पर अल्फा की जगह पर अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा है। इसका मतलब ये किसके इक्वल है ए अल्फा प्लस बीटा के इक्वल है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ए अल्फा इंटू ए बीटा किसके इक्वल होता है ए अल्फा प्लस बीटा, दोनों सम हो जाती है। इसी प्रॉपर्टी को आगे जाकर हम डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए हमने पहली प्रॉपर्टी क्या डिस्कस की, ए अल्फा इंटू ए बीटा किसके इक्वल होता है ए अल्फा प्लस बीटा। तो दूसरी प्रॉपर्टी ये बताएं कि अगर मैं ए बीटा को ए अल्फा के साथ गुना करूंगा, तो अगर आप ए बीटा को ए अल्फा के साथ गुना करेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए अल्फा इंटू ए बीटा इक्वल होता है ए बीटा इंटू ए अल्फा, यानी कि क्रम विनिमय होता है। इस केस में क्रम विनिमय कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी फॉलो करता है। नेक्स्ट केस की बात अगर मैं करता हूं कि अगर मैं ए अल्फा को ए अल्फा के साथ ही गुना करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा ए अल्फा प्लस ए अल्फा, यानी कि ए टू अल्फा, और ए अल्फा इंटू ए अल्फा क्या होता है ए अल्फा का स्क्वायर, तो ए अल्फा का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया ए टू अल्फा। इसी प्रकार से अगर आप ए की पावर अल्फा की पावर 3 करेंगे तो वो आ जाएगा ए अल्फा की पावर 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा ए 3 अल्फा, यानी कि a की पावर n अल्फा अल्फा की पावर a अल्फा की अगर हम पावर n करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा a n अल्फा। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, यानी कि अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि a अल्फा को खुद के साथ अगर n टाइम्स गुना करते हैं, a अल्फा की पावर n इक्वल टू किसके होता है a n अल्फा।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी और डिस्कस करेंगे कि अगर मैं ए अल्फा को गुना करता हूं ए माइनस अल्फा के साथ, तो जैसे किसके इक्वल होता है ए अल्फा प्लस बीटा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो अल्फा प्लस माइनस अल्फा यानी कि ए जीरो। और अगर आप अल्फा की जगह पर जीरो पुट करते हैं तो कोस जीरो का मान 1 होता है, साइन जीरो का मान 0 होता है, ये आता है इकाई मैट्रिक्स। यानी कि ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशंस इनवर्स होते हैं। इन सब बातों को हम आगे जाकर दोबारा फिर पढ़ेंगे, लेकिन जानकारी के लिए आपको यहाँ पर बताया गया। इससे संबंधित क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। इससे संबंधित एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 पेज नंबर 33 पर है। क्वेश्चन नंबर 20 इसी लास्ट क्वेश्चन से मिलता जुलता एक सवाल और है जो भी हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 20 है, पेज नंबर 33। क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू cos x माइनस sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1। और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है fx इंटू fy किसके इक्वल हो। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया है तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक ये इक्वल आ जाएगा एफ एक्स प्लस वाई के। जैसे अभी हमने प्रोडक्ट किया था लास्ट क्वेश्चन 77 में, ठीक वैसे ही सवाल है ये। तो एफ एक्स इंटू एफ वाई किसके इक्वल होता है, एफ एक्स प्लस वाई के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 86 पेज नंबर 14, ये हमने कर दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77 भी आपने कर लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98 पेज नंबर 14। क्वेश्चन नंबर है 98 और पेज नंबर है हमारे पास 14। क्वेश्चन है ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 1 2 3 4 और बी मैट्रिक्स आपके पास गिवन है A 0 0 B। और वो कहता है A और B यहाँ पर नेचुरल नंबर है। तो पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन हमारे पास है एक से अधिक परंतु सीमित संख्या में b इस प्रकार होंगे कि a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए होगा। पहला ऑप्शन है एक से अधिक परंतु सीमित संख्या में b इस प्रकार होंगे कि a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए होगा। यानी कि a इंटू बी और b इक्वल होगा b इंटू ए के, लेकिन b कितने होने चाहिए, फाइनाइट संख्या में फाइनाइट b होने चाहिए, गिने चुने। b मैट्रिसेस कितनी होनी चाहिए, कुछ मैट्रिसेस ऐसी हो सकती हैं जिसके लिए a इंटू बी बी इंटू ए के इक्वल हो। दूसरा, केवल a की b इस प्रकार से होगा कि a इंटू बी इक्वल बी इंटू ए हो, यानी कि a इंटू बी बी इंटू के लिए क्या होता है, एग्जैक्टली 1 b होना चाहिए। तीसरे ऑप्शन में वो क्या कहता है कि वे इनफाइनाइट हो सकते हैं, कितने भी b ऐसे हो सकते हैं कि a इंटू बी और b इंटू ए इक्वल हो। और चौथा वो कहता है कि एक भी नहीं हो, नो एक भी b ऐसा नहीं होगा। तो क्वेश्चन कुछ ये है कि a इंटू बी और b इंटू ए इक्वल कब होगा, कितने b, क्या एक भी ऐसा b नहीं है जिसके लिए a इंटू बी और b इंटू ए इक्वल हो जाए, या ठीक एक ऐसी मैट्रिक्स होगी कि ये दोनों कम्यूट कर जाए, या एक से ज्यादा होंगी लेकिन कुछ होंगी, और या फिर इनफाइनाइट होंगी जिसमें लिए a इंटू बी और b इंटू ए इक्वल हो जाए। तो देखें इस क्वेश्चन को, देखें अगर हम इस A मैट्रिक्स को किसी भी ऐसी मैट्रिक्स के साथ गुना कर देते हैं, जैसे मान लो आप इकाई मैट्रिक्स के साथ गुना करते थे, तो 1 0 0 1 के साथ गुना करेंगे तो हमारे पास
जो मैट्रिक्स आएगी वो सेम आ जाएगी, 1 2 और 3 और 4। और अगर आप इसको इसके साथ करेंगे तो भी हमारे पास वही मैट्रिक्स आएगी सेम, यानी कि A इंटू बी और B इंटू ए कम्यूट कर जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब एक मैट्रिक्स तो हमारे पास अवश्य ही विद्यमान होती है, वो होती है इकाई मैट्रिक्स। तो ये वाला केस तो खत्म हो गया कि एक भी ऐसी नहीं होगी, जी नहीं, तो एक भी मैट्रिक्स ऐसी नहीं होगी A इंटू बी और B इंटू ए इक्वल हो जाए। तो हमारे पास इकाई मैट्रिक्स तो ऐसी होती है कि A को B के साथ गुना करो या B को A के साथ गुना करो तो सेम आता है, यानी कि A इंटू बी और B इंटू ए क्या होता है, कम्यूट होता है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो हमारे पास गलत है। अब जब हम देखते हैं कि इकाई मैट्रिक्स में यहाँ एक एक था तो ये इक्वल आया, तो अब हम ये देखते हैं कि अगर एक एक की जगह पर मान लो 2 2 हो, 3 3 हो, 4 4 हो तो क्या होगा। यानी कि मैंने यहाँ पर लिख दिया, मान लीजिए यहाँ पर k है, k कोई नेचुरल नंबर है। अब अगर मैं इसका गुना करता हूं, अब अगर मैं a को b के साथ गुना करता हूं तो ये कितना आएगा 1k, ये कितना आएगा 0। ठीक है, तो कितना आ जाएगा k। अगर इसका गुना इसके साथ करता हूं तो ये कितना आ जाएगा 2k, इसका गुना इसके साथ करता हूं तो कितना आ जाएगा 3k, इसका गुना इसके साथ करता हूं तो कितना आ जाएगा 4k, और ठीक इसका गुना इसके साथ करता हूं तो कितना आएगा, वही आएगा 1k 2k 3k और 4k। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस मैट्रिक्स को आप क्या लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा था 1 2 3 4, तो आप इस मैट्रिक्स को क्या लिख सकते हो, k गुना इकाई मैट्रिक्स। और अगर इसको लिखोगे तो k गुना इकाई मैट्रिक्स ही लिखोगे, तो दोनों बार जो प्रोडक्ट आएगा वो सेम आएगा, क्योंकि k जो है वो तो एक स्केलर है, k तो एक स्केलर है, तो इसका गुना इसके साथ करो या इसका गुना इसके साथ करो, और k तो स्केलर है और वो तो इक्वल था ही, इनका गुना तो पहले हमने देखा था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में कम्यूट कब करेंगे, ये दोनों आपस में इक्वल कब आएंगे, ना केवल तब जहां पर 1 1 हो, हमेशा तब इक्वल आएंगे जहां पर कोई भी संख्या सेम हो, 2 2 हो, 3 3 हो, 4 4 हो, 5 5 हो एंड सो ऑन, यानी के ये दोनों सेम होने चाहिए। नेचुरल नंबर कोई सा भी हो तो ये हमेशा सेम आएंगे। तो कितने नेचुरल नंबर के लिए बात सत्य हो जाएगी, इनफाइनाइट, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, इसका मतलब कितने भी एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइट। तो ऐसी इनफाइनाइट मैट्रिसेस होंगी जिसके लिए a इंटू बी इक्वल टू b इंटू ए होगा। तो ये था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको करवाए थे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपका कोई सवाल है इस टॉपिक से संबंधित, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से संबंधित कोई डाउट है, कुछ भी बात आपको समझ नहीं आई, तो आप इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स में उसमें लिख सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपके उन सभी सवालों का आपको जवाब दिया जाए। धन्यवाद साथियों।